इंट्रोडक्शन में पहले हम बता चुके हैं कि एविडेंस को 3 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट सेक्शन 1 to 55, आज इसको हम टेकअप करेंगे। तो इसमें मेन 2-3 बात है। जैसे हम बताया सेक्शन 3 में डिफिनेशंस, ये बहुत ज़रूरी है जानना। चूँकि हम एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए एविडेंस क्या है इसको जानना ज़रूरी है। एविडेंस का क्या डिफिनेशन है? एविडेंस में लिखा हुआ है कि ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Which the court permits का माने है, उसको हम आगे बतलावेंगे। और all documents produced for the inspection, ये 2 चीज़ें थी। इसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, उसको ओरल एविडेंस कहते हैं। तो एविडेंस का डिफिनेशन जानना ज़रूरी है कि ऑल स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेसेस, ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, ये दोनों एविडेंस हुआ। एविडेंस कौन चीज़ का दिया जाता? फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, यही 3 चीज़ का एविडेंस दिया जाता है। तो 1 से सेक्शन 55 तक बताया जाएगा कि बताया जाता है कि कौन सा फैक्ट्स है जिसको एविडेंस में प्रोड्यूस किया जा सकता है, एज एविडेंस माना जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिलेवेंट फैक्ट या सेक्शन 1 से 55 तक जो एविडेंस दिया गया वो लीगली एविडेंस माना जाएगा या नहीं, वो उस बात की बात है। उसमें है कि अब बहुत सारे रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जो एडमिसिबल नहीं है, यानी उसको लीगली एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो वैसी हालत में वो सेक्शन आगे है 55 के बाद। पहले ये है कि एविडेंस कैसे लिया जाएगा, पूरा एविडेंस। उसके बाद है वो कौन सा एविडेंस लीगली एडमिसिबल है, जिसको कंसीडर कोर्ट करेगी, वो बात की बात है। ये 2 चीज़ जानना ज़रूरी है। यही 3 पार्ट इसमें है। कौन सा फैक्ट्स है एज एविडेंस आएगा, कौन से एविडेंस को लीगल एविडेंस माना जाएगा, और उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। यही 3 पार्ट में पूरे एविडेंस एक्ट को बांटा गया। एविडेंस का डिफिनेशन हम जान लिया। और वही 3 चीज़ एविडेंस डिपेंड करता, वही फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स, यही 3 चीज़ का जाएगा आपको एज एविडेंस। तो पहला चैप्टर रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कि कौन फैक्ट्स रिलेवेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 3 में डिफिनेशन सब है, उसको जानना ज़रूरी है, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं। अब हम सेक्शन 4 आते हैं। सेक्शन 3 में सब है। रिलेवेंट फैक्ट्स किसको कहते हैं, फैक्ट्स इन इशू क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, प्रूव डिसप्रूव नॉट प्रूव्ड, ये इतना चीज़ आपको जानना है डिफिनेशन में। एविडेंस, कोर्ट किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग कोर्ट में कंफ्यूज करता है। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। हम सबको हम कोर्ट कहेंगे जो लीगली ऑथराइज है टू टेक एविडेंस, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट इन इशू, इसका डिफिनेशन हम हमेशा दिमाग में रखना है। अब सेक्शन 4 में है प्रिजम्पशन। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ।
पूरे एविडेंस एक्ट में, एविडेंस एक्ट क्या है, प्रोसीजर है कि कैसे एविडेंस को हम, कौन एविडेंस आवेगा, कैसे आवेगा, उसको कैसे हम कंसीडर करेंगे, यही पूरा एविडेंस में यही प्रोसीजर दिया हुआ। तो सेक्शन 4 में है प्रिजम्पशन, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। पूरे एविडेंस एक्ट में यही लिखा हुआ कौन से फैक्ट को कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी, किसको शैल प्रिज्यूम करेगी, और कौन कंक्लूसिव प्रूफ होगा। तो ये जैसे जैसे आवेगा हम आगे बता देंगे, लेकिन इसका माने यही है कि किस फैक्ट को कोर्ट प्रिज्यूम करे, में, शैल और कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीन चीज है। में, शैल और सबका क्या फर्क है उसको हम बतला देंगे। अब रहा सेक्शन 5। सेक्शन 5 में है एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। माने कहता है कि जो भी प्रोसीडिंग में, सूट में कोई चीज़ का एविडेंस लिया जाएगा, फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स, यही दो चीज़ को एविडेंस में लिया जा सकता है। और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में हेयर इन आफ्टर, माने अभी जो नीचे सेक्शन में, जो बाद के सेक्शन में आया है, कौन कौन रिलेवेंट फैक्ट्स रिलेवेंट माना जाएगा, वो उसी फैक्ट्स को हम एविडेंस में ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। यही सेक्शन 5 यही कहता है। सेक्शन 6 में है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब यहां से शुरू हुआ सेक्शन 6 से, कौन कौन फैक्ट को हम रिलेवेंट फैक्ट माने। सेक्शन 6 से कौन कौन फैक्ट को हम रिलेवेंट फैक्ट माने। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा फैक्ट हुआ है जो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ, उसको हम रिलेवेंट मानेंगे। इसको हम अदरवाइज रेस गिस्टा भी कहते हैं, समझ गए। फैक्ट्स विच दॉट नॉट इन इशू, इशू में नहीं है, आर सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू, लेकिन वो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, और फॉर्म करता है सेम ट्रांजैक्शन का, और रिलेवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। या तो घटना के समय वो ट्रांजैक्शन हुआ हो, या दूसरे समय भी हुआ हो, दूसरे प्लेस में हुआ हो, तो भी अगर कनेक्टेड है फैक्ट्स एंड इशू से, तो वो सारा फैक्ट्स रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 में, इसको रेस गिस्टा भी कहते हैं। सेक्शन 7 कहता है कि ऐसा फैक्ट विच आर दी अकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू, ये इतना चीज इसका है। अकेजन हो, कॉज हो और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू हो, तो वो भी सारा फैक्ट रिलेवेंस होगा। इसका जो इलस्ट्रेशन जब दिया हुआ है, जैसे द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी, मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल at or near the place where the murder was taken place are relevant facts। घटना के समय जो निशान वहां पर पड़ा, वो इफेक्ट हुआ, अकरेंस का इफेक्ट हुआ। बहुत सारा है, खेत में जैसे मर्डर हुआ, वहाँ मारपीट हुई, तो मारपीट का निशान सब जो है वो सब इफेक्ट ऑफ द अकरेंस है, इसलिए सारा फैक्ट्स वहाँ पर का रिलेवेंट हो जाएगा। यही कहता है, अकेजन हो, कॉज हो या इफेक्ट हो। एक सेक्शन 7 है। उसके सेक्शन 8 में है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। कोई भी अकरेंस का मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये सब चीज जो है ये भी इस रिलेवेंट फैक्ट्स में आवेगा, और ये एविडेंस इसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे किसी घटना में क्या मोटिव था, उसका ऑफेंस कमिट करने का क्या मोटिव था,
प्रिपरेशन उसका हुआ, या प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मान लिया एक्यूज जिसने किया उसका प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट घटना करके भाग गया, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट हुआ। प्रीवियसली क्या किया उसका, तो ये सब एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस को शो करता है। उसको हम फिर बतावेंगे, सब सर्कमस्टांस है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेना बहुत ज़रूरी है, उससे एकदम क्लियर कंसेप्शन हो जाएगा कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट के संबंध में क्या है। 9 है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। अब कहता है कि मान लिया कोई ऐसा फैक्ट है जो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वो फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, तो वो फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाता है। जैसे अब टीआई परेड इसी में आता है, ऑल्दो कि वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसी सेक्शन के तहत टीआई परेड होता है। तो ये जानना जरूरी है कि रिलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने या एक्सप्लेन करने के लिए अगर कोई फैक्ट आता है, ऑल्दो दैट फैक्ट इज नॉट रिलेवेंट, इवन देन बिकम्स रिलेवेंट। ये हुआ सेक्शन 9। सेक्शन 10 में है थिंग said or done by conspirator in reference to common design. Things done or done, said or done by conspirator. कोई कमीशन, कोई ऑफिस को कमिट करने के लिए जो कंस्पिरेसी किया, उसमें जो कहा या किया, वो सारा फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाता है। उसके बाद वो इम्पोर्टेंट एक आता है 11 में when facts not otherwise relevant become relevant। ऐसा फैक्ट जो रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट हो जाता है। इसका 2 शर्त है, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, और इफ बाय विथ देमसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। ये 2 कंडीशन है जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी में एलिबाई आता है। मान लिया कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ पटना में, और अक्यूज कर रहा है कि हम तो उस समय कलकत्ता में थे, तो वो एलिबाई इसी में आवेगा। ऑल्दो कि प्रोबेबल है, नहीं प्रोबेबल है, ये तो बात की बात है, लेकिन इनकंसिस्टेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, लेकिन वो हो जाता है बिकम रिलेवेंट। ये सेक्शन 11 और सेक्शन 6 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। ऐसा फैक्ट जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, अगर ऐसा फैक्ट शो कर रहा हो कि इल विल और गुड विल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, और शोइंग द existence of any state of body or bodily feelings are relevant when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is in issue or relevant। यानी इसमें इंटेंशन है, गुड फेथ है, ये सब सारा चीज़ आता है जब इन इशू हो कि उसका इंटेंशन ऐसा था, ये मैटर फैक्ट इन इशू में आता हो, तो सारा फैक्ट रिलेवेंट होता है। बहुत ये 14 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक आता है इसमें, जैसे है ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, इट इज प्रूव दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। इसका इलस्ट्रेशन 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली है
फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, अगर ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, इसका जो फैक्ट आवेगा, सारा फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएगा, वो एविडेंस में कंसीडर किया जाता है। आज हम सेक्शन 15 तक उसको लेते हैं। ओके, थैंक यू।